नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। नेताजी का चश्मा पाठ जो श्री स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखित है। ये स्वयं प्रकाश जी हिंदी के समकालीन साहित्यकारों में, कहानीकारों में प्रमुख स्थान रखने वाले हैं और ये कहानीकार के रूप में इनको ज़्यादा प्रतिष्ठा मिली है। और इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में हुआ था जो और सन 1947 में हुआ था कि जिस वर्ष हमें आज़ादी मिली थी उसी वर्ष इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की थी और इसके बाद इनकी रुचि लेखन में ज़्यादा थी। एक औद्योगिक प्रतिष्ठान, लेकिन उनकी रुचि लेखन कार्य में ज़्यादा थी। फिर उन्होंने अपने बचपन का बहुत अधिक हिस्सा राजस्थान में व्यतीत किया था। उन्होंने वसुधा नाम की पत्रिका का संपादन भी किया था। इन्हें कई साहित्यिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। उन साहित्यिक सम्मानों में जैसे पहल सम्मान है, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये कई इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं और जो कहानी संग्रह है उन्हें आप देख सकते हैं। इनकी रचनाएं हैं, कहानी संग्रह है सूरज कब निकलेगा, अच्छे दिन भी आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी और संधान। फिर इनकी उपन्यास है बीच में विनय और ईंधन। इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है कि इनकी रचनाओं में मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण रहता है और ये कहानियों में इनके शोषण के विरुद्ध उठाई जाने वाली आवाज़ का वर्णन रहता है। राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के उदात्त भावना को ये दर्शाने वाले प्रसंग लिखते हैं। उदात्त यानी बहुत ऊंची भावना, उत्कृष्ट भावना, सर्वोच्च भावना। उन्होंने समाज में हर प्रकार के हो रहे जो समस्याएं थी, अन्याय थी, उनके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाया था। इनकी भाषा शैली जो थी वो बहुत ही आम बोलचाल की भाषा है, खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रश्न में यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तुत पाठ की बोली क्या है या भाषा क्या है, तो आप खड़ी बोली लिखेंगे। बच्चे, भाषा में दो तीन तरह की भाषाएं आपको प्रश्न की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं जो पूछी जाती हैं। जैसे पद्य में होता है तो खड़ी बोली है और अवधि है, ब्रज है, इस तरह की भाषाएं बतानी रहती हैं। और गद्य साहित्य में तो आपको खड़ी बोली का ही प्रयोग अधिक तौर पर होता है। आगे इनके जो भावाभिव्यक्ति होती है वो पात्रों के अनुकूल होती है। मतलब जिस पात्र के द्वारा जिस प्रकार की संवाद का बोला जाना चाहिए। आपको याद होगा मैंने संवाद लेखन में बताया था कि जो भाव होते हैं या संवाद होते हैं वो पात्र के अनुकूल होने चाहिए। यदि आप राजा के जो भूमिका में जो व्यक्ति या जो पात्र है उसके संवाद में यदि नौकरों की भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे तो वह प्रासंगिक नहीं लगेगा, वह अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि संवाद लेखन में इन सब बातों का ध्यान दिया जाता है और वही कहानी या कथा या प्रसंग आपको अच्छा भी लगता है जिसमें संवाद जो है पात्रों के अनुकूल रहते हैं। तो इनकी शैली जो है वर्णनात्मक है और कथात्मक है। जो आप पाठ पढ़ेंगे उसमें पूरी कहानी के तौर पे उन्होंने पाठ को प्रस्तुत किया है। फिर इनकी जो भाषा है वो मन में रोचकता को बनाए रखती है और अंत तक मन में जो है मन सोचने को विवश कर देती है। व्यंग का भाव इनकी कविता पाठों में या इनके प्रसंगों में देखने को कहानियों में मिलता है। नेताजी का चश्मा पाठ में बच्चों क्या बताया गया है, देखो। नेताजी का चश्मा पाठ का मूल विषय अगर पूछा जाए वो है देशभक्ति की भावना। यदि कोई भी प्रश्न नेताजी के चश्मा पाठ से आता है तो उसमें आप देशभक्ति के भाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं।
देशभक्ति की भावना कहाँ दिखती है, उस पर इन्होंने जिक्र किया है कि सचमुच ही ये ऐसा पाठ है जो पाठकों में देश प्रेम की भावना को परिपुष्ट कर देता है। कहानी में पात्र कौन है? कैप्टन, जो एक चश्मा बेचता है। नाम तो उसका कैप्टन है, लेकिन वास्तव में वह सेना का रिटायर्ड फौजी भी नहीं, बल्कि एक जो कहानी में जो कैप्टन है वह चश्मे वाले के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है और उसके द्वारा देशभक्ति के भाव को दर्शाया गया है। और यह भी बताया गया है कि देशभक्ति दर्शाने के लिए हमें किसी प्रकार से मतलब सेना में या सीमा पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आसपास के परिवेश में रहकर भी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। इसके अलावा देशभक्त एवं शहीदों के प्रति अच्छे विचार रखने वालों की भी कमी हमारे देश में नहीं है। लेखक ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि अभी भी हमारे देश में देशभक्ति के प्रति जो अगली पीढ़ी है उसमें देश प्रेम की भावना है। अब कहानी शुरू होती है कैप्टन से। कैप्टन जो एक चश्मे वाला है, तो पहले इन्होंने ये बताया कि वहाँ के जो आसपास के परिवेश में नगर पालिका के कार्य क्या होते हैं। नगर पालिका जो आपके आसपास के इर्द गिर्द जो भी सड़क निर्माण है या फिर पाठशाला निर्माण है या नालियों का निर्माण है या जो भी आपके सुविधाओं के लिए किए जाने वाले कार्य होते हैं, जैसे लड़के लड़कियों का स्कूल हो गया, सीमेंट का कारखाना हो गया, तो ओपन एयर सिनेमा घर हो गया, और एक नगर पालिका। और नगर पालिका का काम क्या था कि चौराहे पर उसने नेताजी की मूर्ति लगवाने का फैसला लिया, मतलब मूर्ति लगवाने का जो कार्य करते हैं, और शहर जो है किस तरह से, नगर किस तरह से साफ सुथरा रहे इसकी व्यवस्था करते हैं। तो नेताजी की मूर्ति लगाने का जब फैसला हुआ तो उस समय क्या हुआ, चूँकि बहुत ही जल्दीबाजी में नेताजी की मूर्ति को लगाना था, तो उसी स्कूल के एक अध्यापक को, कला के अध्यापक को पकड़ लिया गया और उससे कहा गया कि तुम नेताजी की मूर्ति बना करके दो। बहुत कम समय में उसे नेताजी की मूर्ति बनाने के लिए कहा गया था। तो क्योंकि इसके बनवाने के लिए बहुत सारे जो सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे बैठकों का करना, फाइलें बनाना, चिट्ठी पत्री का निर्माण करना, और कई इससे क्या होता है बहुत सारे समय खराब हो जाता है, इसी सब कार्य में समय बीत जाता है। ये कार्य वहाँ के जो एक अध्यापक थे मोतीलाल जी को दे दिया गया। मोतीलाल जी जो थे वो कस्बे में ड्राइंग के मास्टर थे। 1 महीने में मूर्ति बनाकर देने का उन्हें समय दिया गया था। अब हालदार साहब ने क्या किया, जब अब वो मूर्ति लग गई, एक हालदार साहब भी पात्र हैं इस कहानी में। तो हालदार साहब ने क्या किया, हालदार साहब उसी चौराहे से हर दिन गुजरते थे। हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति को देखा तो संगमरमर की बनी नेताजी की मूर्ति टोपी की नोक से कोट तक, मतलब पूरा आधा, इतनी दूर तक उनकी मूर्ति थी, और वो मूर्ति जो है बस्ट कहलाती है, मतलब जो आधे शरीर तक की बैठी हुई मूर्ति होती है वो बस्ट कहलाती है। तो उन्होंने करीब 2 फीट ऊंची मूर्ति थी, मूर्ति उन्होंने बना दिया। अब मूर्ति तो बन गई, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि आंखों पर एक सचमुच का चश्मा लगा दिया। सचमुच का चश्मा देख करके हवलदार साहब की तो आंखें खुली रह गई। उन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी कि मूर्ति पर इस तरह का चश्मा, कि मूर्ति तो पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। मूर्तिकार के इस कार्य को देख करके हवलदार साहब सोच रहे थे कि मूर्ति पर चश्मे की कमी पूरा करने का कस्बे वालों का प्रयास सचमुच सराहनीय था। यहाँ मूर्ति और चश्मे के महत्व को ना देख करके वहाँ के लोगों की भावना का महत्व, वरना आजकल देशभक्ति तो मजाक का विषय वस्तु बनती जा रही है। हवलदार साहब जब अगले दिन कस्बे से गुजरे तो मूर्ति का रूप तो बदला उन्हें दिखाई दिया। विस्मय हुआ, उनके मुंह से निकल पड़ा, क्या आइडिया है, मूर्ति भले ही कपड़े ना बदल सके पर चश्मा तो बदल सकती है।
अब तो हवलदार साहब का नियम हो गया था कि जब वो उधर से गुजरते थे तो पान खाते थे और मूर्ति को ज़रूर देखते थे। एक बार इस संबंध में जब उनकी जिज्ञासा तीव्र हो उठी तो वे इस बारे में पान वाले से पूछ बैठे। तो पान वाले ने क्या बताया? पान वाला बड़ा खुश मिजाज आदमी था। वह पान खाए हुए अपनी दुकान पर बैठा था। हवलदार साहब ने जब उससे मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण पूछा, उसने पान का पीक थूकते हुए कहा, यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। वह ही मूर्ति का चश्मा चेंज कर देता है। जैसे ही कोई ग्राहक चश्मे वाले की मूर्ति को मांगता है, वह उसे उतार कर उसे दे देता है और उसकी जगह पर नया चश्मा लगा देता है। यानी कि नेताजी की मूर्ति जो है वो उसके लिए उसके चश्मे की बिक्री के लिए एक माध्यम बनी हुई थी। तो वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता था और लोगों को चश्मा जब पसंद आ जाता था तो वो चश्मा उन्हें दे करके उसमें दूसरा चश्मा लगा देता था। और वो कैप्टन जो है मूर्ति से क्षमा भी मांग लेता था। अब हवलदार साहब के मन में कौतूहल उठने लगा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। इसका जवाब देते हुए पान वाले ने बताया कि मास्टर बनाना भूल गए। यही हाल पर हवलदार साहब ने जाना कि मूर्ति के नीचे लिखा हुआ मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल ने नेताजी की मूर्ति बनाई है। उसने सोचा होगा कि पत्थर का पारदर्शी चश्मा कैसे बनेगा, और पतला बनाने के चक्कर में टूट जाएगा, इसलिए उसने सोचा होगा, उसने पत्थर का चश्मा बनाया ही नहीं होगा बल्कि एक असली चश्मा उनको पहन दिया होगा। कैप्टन शब्द सुनकर हवलदार साहब के मन में पान वाले से उन्होंने पूछा, जिज्ञासा हुई उनके मन में। उन्होंने हवलदार साहब से पूछा कि भाई हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि कैप्टन चश्मा वाला क्या नेताजी सुभाष चंद्र का साथी है तो या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सैनिक है? तो पान वाले ने चश्मे वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कहाँ साहब, वो कहाँ फौजी है, वह लंगड़ा है, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। हवलदार साहब ने कुछ कहना चाहा तो उसने कहा, देखो वह आ रहा है, उसी से बातें करो और उसका फ़ोटो छपवा दो। हवलदार साहब चूँकि देशभक्त व्यक्ति थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें देशभक्त कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हवलदार साहब कैप्टन चश्मे वाले को देखकर अवाक रह गए। उन्हें लगा कि कैप्टन उनकी सोच के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि उनके मन में जो कैप्टन की छवि थी वो एक सिपाही की थी, ऐसे सिपाही की जो बहुत ही देशभक्त के रूप में उनको दिख रहा था, जो उनको बहुत ही एक छवि उनके मन में एक सैनिक के रूप में आ रही थी, लेकिन उसके बिल्कुल ही विपरीत था। वह बेहद बूढ़ा था, मरियल था, लंगड़ा था, सिर पर गांधी टोपी थी, आँखों पर काला चश्मा था, हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मे के फ्रेम थे। हवलदार साहब ने सोचा तो इसकी दुकान भी नहीं है, मतलब हाथ में ही लेकर के ये चश्मे को बेचता है। हवलदार साहब कैप्टन के बारे में कुछ बातें करना चाहते थे, लेकिन पान वाला तैयार ना था और ना ड्राइवर रुकने को तैयार था, इसलिए वे कैप्टन के बारे में सोचते हुए जीप में बैठकर चले गए। हवलदार साहब 2 साल तक काम के सिलसिले में वहीं से गुजरते रहे, उसी रास्ते से गुजरते रहे, और जब वो गुजरते थे एक बार अवश्य उस मूर्ति को देख लेते थे। उन्हें हर दिन कुछ बदले बदले चश्मे दिखते थे। एक दिन हवलदार साहब वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्हें वहाँ पर देखा कि चश्मा नहीं। उन्होंने पान खाकर पान वाले से पूछा, आज नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? तो पान वाला आंखों में आंसू लाकर बोला कि साहब कैप्टन मर गया। हवलदार साहब बिना कुछ बोले चले गए। हवलदार साहब सोच रहे थे उस कौम का क्या होगा जो देश के लिए अपना बलिदान देने वालों का उपहास उड़ाती है, हंसी उड़ाती है। वे युवाओं में घटती देशभक्ति की भावना से दुखी थे। आजकल देशभक्ति की भावना बहुत कम होती जा रही है। हवलदार साहब इससे बहुत दुखी थे। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजर रहे थे
वे निश्चय कर चुके थे कि आज न चौराहे पर रुकेंगे और न पान खाएंगे। उन्होंने ड्राइवर को भी ना रुकने का आदेश दे दिया। वे बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति को देखना नहीं चाहते, उन्हें अच्छा नहीं लगता। चौराहे पर पहुंचते ही आदत से मजबूर हवलदार साहब की नज़र एक बार फिर मूर्ति की तरफ उठ गई। अगले दिन वे चौंक गए। उन्होंने कहा, जीप रोको। जीप रुकी तो वो वहाँ पर गए और जोर से ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई और हवलदार साहब चूँकि गाड़ी के तेज आवाज़ से लोगों का ध्यान उधर चला गया। हवलदार साहब जीप की ओर लपके और मूर्ति के सामने अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए और उन्होंने देखा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ। सरकंडा जो गांव घर में पाए जाने वाला एक प्रकार का घास होता है, तो जिसको बहुत नरम आकार का होता है, उससे आप कोई भी आकार दे सकते हो। जैसे आप सूट डलिया वगैरह देखते हो उससे बनते हैं। तो गांव के बच्चों ने उसी सरकंडे से क्या किया, चश्मे का आकार बनाया और नेताजी की आंखों पर लगा दिया। सरकंडे का चश्मा देख करके हवलदार साहब बहुत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों से आंसू आने लगे और उन्हें देशभक्ति के भावना से जो कार्य देशभक्ति की भावना से छोटे बच्चों ने वहाँ पे किया था, तो हवलदार साहब के लिए बहुत प्रेरणा का एक बात हो गई कि अगली पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना जीवित होगी। तो बच्चों, ये छोटा सा कार्य बच्चों के द्वारा किया गया, ये छोटा सा कार्य भी उनके लिए देशभक्ति का परिचय था। इसी तरह आप भी अपने आसपास के परिवेश में देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। आप अपने आसपास के परिवेश में सफाई रख करके, स्वच्छता रख करके, विद्यालय के नियमों के अनुशासन का पालन करके, जो नगर के नियम हैं या जो राष्ट्र के नियम हैं उनका अनुपालन करके आप एक योग्य नागरिक बन के, एक शिक्षित नागरिक बन के देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं, चरित्रवान नागरिक बन सकते हैं। तो इन सब कार्यों से भी आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद।